है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि उनका एग्ज़ाम जो हुआ है वो आसान था या डिफ़िकल्ट था, पहली चीज़। दूसरा वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या होगा। तो एक तो आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं मेल कैंडिडेट्स के DSSP में वो किस लेवल के थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, एक तो ये बात करेंगे। दूसरा जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं यानी कि जो DSSP TGT नेचुरल साइंस फीमेल्स के लिए जो होने वाले हैं 26 तारीख 25 तारीख में एग्ज़ाम, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक वो बात करेंगे। तो स्किप मत करिएगा दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, है ना। तो यार नॉर्मलाइजेशन के लिए एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फ़िक्स फार्मूला रख रखा है। 2018 का एक सर्कुलर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे एक क्लियर कट फार्मूला है जिसके थ्रू हम नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको केवल अपने ही मार्क्स तो मालूम है, आपको ये नहीं पता कि दूसरी जो बैच है उसमें जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट था या इजी था, है ना, या उसका एवरेज स्कोर क्या रहा होगा आपको नहीं पता। आप अपने मार्क्स ही केवल कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरों के मार्क्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मलाइजेशन आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको दूसरे बैच के मार्क्स भी पता हों तब। तो एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे ना DSSP का जो फॉर्मूला है मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आप पाएंगे कि वहाँ पे मार्क्स जो है कम नहीं होंगे, जनरली बढ़ते ही हैं। क्या होता है कि जो हम बेस मानते हैं वो मानते हैं सबसे आसान पेपर को, ठीक है, जो सबसे इजी है, ठीक है, इजी शिफ्ट जो रहा है या मैं कहूँ इजी डे जो रहा है। जैसे मान के चलिए किसी का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ तो उसमें जो सबसे आसान शिफ्ट होगी, अब ये कैसे कैलकुलेट करें कि कौन सी शिफ्ट जो है आसान है और कौन सी डिफ़िकल्ट रही है दोस्तों, वो हम पता करते हैं एवरेज मार्क्स से, ठीक है। जिस भी शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स हाई हैं, सबसे हाई हैं, जैसे 4 शिफ्ट हैं और चारों शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा जिस शिफ्ट में होंगे ना दोस्तों वो सबसे इजी मानी जाएगी और उसी को हम क्या करते हैं बेस मान के चलते हैं। और फिर बाकी की जो 3 शिफ्ट बची होंगी उनके मार्क्स जो है हम इजी वाली को बेस मान करके उनके मार्क्स जो है इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा होता है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये है एक नोटिस, है ना, और ये जो फार्मूला है ये आपकी आंखों के सामने जो फार्मूला है ये है वो फार्मूला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये फार्मूला है, इसके बेसिस पर हम निकालते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होंगे, है ना। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। देखिए ये तो आपका हो गया नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है, जो आपको कैलकुलेट करना है अपने लिए। सेकेंडली जो S2 है, ठीक है, ये जो है S2 ये क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट। ये SD है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज द बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, हाईएस्ट एवरेज स्कोर जिस शिफ्ट में रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, शिफ्ट का स्टैंडर्ड मीन स्कोर नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करिए। S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट, ठीक है, जिस शिफ्ट के लिए आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वो S1 है, ठीक। फिर X क्या है, ये रॉ आपका स्कोर है कैंडिडेट का जो आपने खुद कैलकुलेट किया है आंसर शीट से, आंसर की से। और जो XAV है ये एक एवरेज स्कोर है उसी शिफ्ट का, ठीक है, उसी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है जिस शिफ्ट में आप थे ये उसका एवरेज स्कोर रहेगा, ठीक है, कि एवरेज स्कोर क्या रहा है। और फिर जो लास्ट है YAB, ये है एवरेज स्कोर किसका, ये हाईएस्ट एवरेज स्कोर जिसमें से आपने, जिसका जब जो सबसे ज़्यादा इजी जो आप कह सकते हैं बैच था या शिफ्ट थी, उसका जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर रहा है वो इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला है आपके पास। तो फार्मूला अगर मैं इसको जनरली ऐसे लिखूँ तो मैं कहूँगा कि भाई नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो बराबर होगा S2, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट हाईएस्ट एवरेज स्कोर शिफ्ट, ये आपकी शिफ्ट हो गई S1, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ब्रैकेट में ले लेते हैं आपका जो स्कोर मतलब रॉ स्कोर रहा है, ठीक है, और जो आपके बैच का एक एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है, XAV। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। और ये हम कैलकुलेट करने के बाद, यानी ये जो फॉर्मूला है इसको मतलब सॉल्व करने के बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे, जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर है वो स्कोर हम एवरेज कर देंगे। तो समझ में आ गया आपको, ये है आपका
फॉर्मूला। ठीक, अब मैं आपको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मान के चलिए ये है शिफ्ट 1, ठीक है, ये शिफ्ट 1 है और एक है शिफ्ट 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको। भाई शिफ्ट 1 में मैंने सब सोचा कि देखिए 5-5 कैंडिडेट ले रहे हैं, ये बस केवल कैलकुलेट करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही समझना, समझने के हिसाब से ही। सपोज़ करिए फर्स्ट शिफ्ट में 5 लोग हैं, ठीक, ABCDE, और इनका जो स्कोर है 1 2 3 4 5, ये इनका स्कोर है। एक ने 1, एक ने 2, एक ने 3, एक ने 4, ऐसे 5 हैं। दोनों पार्ट मिला के है, मान के चलिए, है ना। आप पार्ट ए पार्ट बी का अलग अलग भी निकाल सकते हो। टोटल स्कोर मान के चला मैंने 1 2 3 4 5 है। शिफ्ट 2 के अंदर, है ना, ये जो स्कोर रहा, मान के चलिए रहा 1 3, है ना, 6 8, है ना, 2, ऐसे स्कोर रहा। ठीक, तो जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व, मतलब अब क्या करना है हम लोगों को, हमें 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और दूसरा मीन स्कोर, हाईएस्ट एवरेज स्कोर, है ना। तो एवरेज स्कोर तो देखो कैसे पता लगता है, मीन स्कोर या एवरेज स्कोर कैसे पता लगता है, कि जो टोटल मार्क्स हैं उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये 15 आया, ठीक है, 9 3 12, है ना, 15 आया, कितने कैंडिडेट है, 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना स्कोर आ गया, 15/5, ये 3 आपका एक एवरेज स्कोर आ गया शिफ्ट 1 का। ठीक, ऐसे 2 के लिए जब आप निकालेंगे तो 4 6 10 हो गया, है ना, 10 एंड 10 20, ठीक है, 20 ये किसका, शिफ्ट बी का स्कोर हो गया। 2 जो शिफ्ट थी उसका ये स्कोर था, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका एवरेज स्कोर आएगा 4, है ना। तो यानी कि एक बात तो तय है कि जो शिफ्ट 2 है ना, वो इजी थी इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 1, क्योंकि यहाँ एवरेज स्कोर 3 है और यहाँ एवरेज स्कोर 4 है। ठीक, तो हमारे पास एवरेज स्कोर आ गए दोनों शिफ्ट के। ठीक, अब एवरेज शिफ्ट के बाद में हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर सिग्मा d² अपॉन n। अब इसमें d² क्या रहता है दोस्तों, जनरली d² रहता है मीन में से जो वैल्यू आपकी है उसको क्या करना है, माइनस करना है और उसका स्क्वायर निकालना है, ये होता है d। ठीक, अब उसी लिस्ट पे वापस है, ये समझ में आ गया आपको, ये मीन है और ये जो आपका ये आपका जो स्कोर है वो है, ठीक है, ये स्कोर है और ये मीन एवरेज स्कोर है, मीन बोलो या एवरेज स्कोर बोलो, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ऐसे, जैसे मान के चले, अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, ये 5 है कैंडिडेट, मीन कितना आया 3, तो यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं x माइनस एक्स डैश, है ना, इसका स्क्वायर बाद में कर लेंगे, स्क्वायर यहाँ कर लेंगे, है ना, d का स्क्वायर यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ सपोज करिए ये d का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। यहाँ 3 आया एवरेज, तो 1 - 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। 2 के लिए 1 - 2, इसका स्क्वायर। 1 - 3, सॉरी 2 माइनस, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, सॉरी दोस्तों, है ना। ये हमारा एवरेज है 3, 2 - 3 इसका होल स्क्वायर, 3 - 3 इसका होल स्क्वायर, है ना, 4 - 3 इसका होल स्क्वायर और फिर 5 - 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो आप देखो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा आपका -2, ठीक है, ये आ गया आपका -1, ठीक है, ये आ गया आपका 0, ये आपके गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, अब इनका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, इनका स्क्वायर करना है, तो ये d² की जो वैल्यू आएगी 4, है ना, 1 0 1 4, टोटल कितना आया, ये 10। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अभी जो 10 आया है ये क्या है, ये हमारी d² की वैल्यू आई है, या समेशन d² आप बोलो, ये आई है। अब क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पुट कर दोगे फॉर्मूला। मैंने क्या बताया आपको, सिग्मा d² अपॉन n। अब इसमें यार मैं आपको ना ये नहीं पढ़ाने वाला कि मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़ा रहा, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे। आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट पर जाओ, अपनी जो ये सारी की सारी 5 डिजिट्स आप वहाँ एंटर करो, आपको अपने आप ही फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, वहाँ से भी कर सकते हो। 10/5, ठीक है, इसका अंडर रूट कितना आएगा भाई, अंडर रूट 2 आ गया, है ना, और ये वैल्यू होती है 1.4 के बराबर। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि इन वैल्यूज़ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया, यानी कि शिफ्ट 1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आया 1.4। ठीक, वापस अपनी टेबल पे चलते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, मुझे मान लीजिए ये बी वाले
बंदे का जो है वो निकालना है कि कितना नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा इसका। ठीक, तो मैंने लिया S1 यानी कि जो सबसे हाईएस्ट शिफ्ट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, S2 यानी कि जो आप निकाल रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और माइनस किया आपने जो आपका स्कोर है माइनस जो एवरेज स्कोर था आपकी शिफ्ट का। एवरेज था 3 है ना, और आपका स्कोर था 2 है ना, 2 - 3 और ब्रैकेट क्लोज, और किसका एवरेज, हाईएस्ट जिस मार्क्स आए हैं जो एवरेज है ना वो सेकंड शिफ्ट के हाईएस्ट कितने थे, इजी वाली शिफ्ट के हाईएस्ट कितने थे, मतलब एवरेज स्कोर कितना था 4 है ना, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे। तो यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, क्योंकि ये पूरा 2.8 तो नहीं जा रहा है ना, 14 दूनी 28 होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, ये तो 1.9 मान लेते हैं इसको। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगा -1.9, ठीक, +4। आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, ये लगभग दोस्तों आएगा 1.9 माइनस का +4, तो मेरे हिसाब से 2.1 आना चाहिए। तो जो ये बंदा है दोस्तों इसका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 2.1 चला जाएगा इसका स्कोर। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यही सबसे बेटर तरीका है, और ये DSS भी फॉलो करता है हर बार। तो आप भी, और बाकी अगर चाहें तो किसी भी स्कोर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शिफ्ट बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्कोर सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये हमने बेस माना हुआ है। आप करके देख लीजिए भाई, आप S1/S2 से निकालना है, तो आपकी जो शिफ्ट है इसका हाईएस्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपकी शिफ्ट भी यही है, तो 2/2.6 अपॉन 2.6 ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। मान के चलिए मैं इस बंदे के लिए निकाल रहा हूँ है ना, 6 - 4 क्यों किया, 6 तो इसी का स्कोर है, और जो आपका मीन स्कोर है वो 4 है। ठीक, तो ये तो हो गया 1 दोस्तों, ये आया हमारे पास में इंटू 1 × 2, ये 2 आया है ना, और आप इसमें प्लस कितना करेंगे, प्लस करेंगे आपका जो एवरेज स्कोर है 4, यानी कि टोटल कितना बना 6, तो 6 वाले का स्कोर देखिए कितना रहा, 6 ही रहा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, आप दोबारा समझने की कोशिश कर लीजिए। देखिए मैं मान लीजिए 3 वाले के लिए निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो 3 वाले का कैसे निकालेंगे, ये 3 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है शिफ्ट का, 2.6, और हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इजी शिफ्ट सबसे कौन सी थी, वो भी यही थी, क्योंकि हमने अभी 2 ही लिए हैं, 4 लेंगे तो हो सकता है कोई और भी हो। 2.6 × 2.6 है ना, 3 का है ना, इसका एवरेज स्कोर कितना है 4, 3 - 4, और क्या ऐड करना है इसमें आपको, एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का कितना है वो 4। तो अब देख लीजिए कितना आया है आपका, ये हो गया 1 है ना, तो -1 + 4 कितना आया 3, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ, उसका स्कोर उतना ही रहा। तो दोस्तों ये था स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आप देख सकते हैं जो कट ऑफ के वीडियो है वो मैं बाद में बनाऊंगा, बता दूंगा आपको, लेकिन जो शिफ्ट हैं उनमें बताया तो यही जा रहा है कि अब तक जो TGT मेल का एग्ज़ाम है, ठीक है, नेचुरल साइंस के लिए है ना, मेल के लिए जो एग्ज़ाम आया है वो ईजी ही आया है, ठीक है, ईजी टू एवरेज की तरफ बढ़ा है, यानी कि पूरी तरीके से एवरेज भी नहीं कह सकते। और कट ऑफ में मोटा मोटा आपको यही बता सकता हूँ कि 130+ अगर आपके जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके अंदर आ रहे हैं तो सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। बाकी सीट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों, वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उनके लिए दोस्तों 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3 है ना, स्ट्रेटेजी मैं बता दूं आप लोगों को, 3 चीज़ें मेन है। पहली चीज़ दोस्तों, पहली है फोकस करना है NCERT पर, ठीक है, और कौन सी NCERT, 9th 10th की, बेसिकली 9th 10th। दोस्तों इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो फिज़िक्स के NCERT से पूछे जा रहे हैं, फिज़िक्स के हों या बायो के हों, तो यार ये ज़रूर कर लो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दोबारा से NCERT एक बार पढ़ मारो, आपके पास बहुत टाइम है यार, अभी कम से कम आपके पास में 15 दिन का टाइम है ना, इजीली कर सकते हो। दूसरा है आप प्रैक्टिस करें MCQs की, ठीक है, MCQs की प्रैक्टिस करिए। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आजकल जो CBSE ने सैम्पल पेपर्स का पैटर्न है, ठीक है, वो चेंज कर दिया है, यानी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो सारे MCQs ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, आप हर सब्जेक्ट में देखो तो वहाँ से यार बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर आपको मिल जाता है तो। वरना मैं कल के वीडियो में मैं 10th क्लास के MCQs आपको कराऊँगा 110%, ठीक है, कल की वीडियो में कराता हूँ आपको, तो इतना वेट कर सकते हैं आप। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, है ना, वो क्या है, वो है दोस्तों
पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या होनी चाहिए। फर्स्ट जो पार्ट है दोस्तों, इस बार जो है डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है, इसीलिए आप कोशिश करें इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। नेगेटिव से बचना है दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। 1.20 यानी कि 1 घंटा 20 मिनट तक इसको दे सकते हैं। इस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। इसके लिए 40 मिनट्स भी आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन एक बारी देखने को नहीं मिलते हैं, वो 20-20 के ग्रुप में आते हैं, तो आपको नहीं पता कि आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर द सेफर साइड आप 1.25 घंटा ये मान के चलें और 1.25 घंटा सेकेंड पार्ट मान के चलें, आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे दोस्तों, है ना। और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि आपका जो अटेम्प्ट है वो एटलीस्ट 170 प्लस होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आप इतनी एक्यूरेसी के साथ 170 प्लस एकदम सही मार देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके गलत भी होते हैं तो वो आप 130 का मार्क जो है क्रॉस कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का स्ट्रेटजी वीडियो प्लस आपका जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्वेश्चंस थे वो। एक चीज़ ध्यान रखें, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आता जिसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स के थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हो रहे हैं तो वो होप ना छोड़ें, क्योंकि देखो वैकेंसीज़ जो हैं अच्छी खासी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो कम ही है। हाँ, पेपर का लेवल ईजी था, उस हिसाब से मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन आपको वैकेंसीज़ और कैंडिडेट्स अपीयरिंग भी देखने पड़ेंगे, है ना दोस्तों। उसके लिए अलग से वीडियो कट ऑफ का देखता हूँ मैं बना के। फिलहाल मेरा जो एक कट ऑफ तो देखो ये है कि यार जो मार्क्स आने वो आने, मेरा ये है कि जो बाकी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होना है 25 में 26 में, उनके लिए जो है कुछ MCQs और वो लेकर के आऊँ ताकि उनको हेल्प मिल जाए। तो ये मेरा आगे का जो प्लान है वो स्ट्रेटजी ये रहेगी। बाकी दोस्तों जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, वो उनके लिए मैं कामना करता हूँ कि उनका जो मेरिट में है वो नंबर आ जाए। बाकी जिनका होना है उनको ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है। आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे MCQs की आपको मिल जाएगी रॉ फाइल्स। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बाकी जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़िए। इसके अलावा दोस्तों